वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। ओके राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। ओके सो ये प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमारा एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। ओके राइट। सो जैसे कि आप एजेंडा में देख सकते हैं, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोसेस होता क्या है। ओके और फिर उसी के साथ साथ ये जो प्रोसेस स्टेट है, प्रोसेस का कंट्रोल ब्लॉक होता है, वो क्या है ये समझेंगे हम। ओके और फिर जब सीपीयू के साथ आप काम करना चाहते हैं तो वहां पे अलग अलग प्रोसेसेस होंगी, है ना, जाहिर सी बात है। तो उन प्रोसेसेस को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये डिफाइन करने वाली कुछ पर्टिकुलर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं। ओके तो उनके बारे में समझेंगे, जहां पे हम बात करेंगे एफसीएफएस, जो है बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला एल्गोरिथम। ओके सिमिलरली एसजेएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन, ऐसी अलग अलग कैटेगरीज के एल्गोरिथम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट और फिर सिमिलरली जब अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट करेंगी, है ना। तो वो कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो कैसे होता है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। राइट सो जहां पे दो तरीके होते हैं फंडामेंटली, मैसेज पासिंग होता है, शेयर्ड मेमोरी होता है, इनके बारे में समझेंगे। राइट तो आज के सेशन में जो है ये सारी की सारी चीजें जो है हम एक एक करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। राइट सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या क्या डिस्कस किया था। राइट सो हमने पिछले सेशन में ये डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, और वहां पे स्पेसिफिकली हमने ये भी समझा कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका ओएस है, आपके हार्डवेयर से कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ना। राइट और फिर उसी के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे लिए काम करने के लिए अलग अलग टाइप ऑफ एपीआईज प्रोवाइड करता है ना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसकी मदद से सिर्फ एप्लीकेशन डेवलपर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही काम करना होता है। उनको चाहे हार्डवेयर बदल भी जाए, बस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही काम करना होता है, एज सिंपल एज दैट, है ना। और फिर हमने ये भी देखा कि कर्नल जो होता है वो एक कोर कंपोनेंट बन जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है दो तरीके के स्पेसेस होते हैं, एक यूजर स्पेस होता है, एक कर्नल स्पेस होता है ना। यूजर स्पेस में जो है आपकी सारी की सारी एप्लीकेशंस होती हैं, और उनके साथ कैसे काम करना है, उन एप्लीकेशंस को हार्डवेयर के साथ कैसे कम्युनिकेट करवाना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कर्नल स्पेस की, है ना। राइट जहां पे हमारे लिए प्रोसेस मैनेजर होता है, मेमोरी मैनेजर होता है, फाइल मैनेजर, आईओ मैनेजर, ऐसे अलग अलग तरीके के मैनेजर्स होते हैं जो आपके एप्लीकेशंस को ले जाके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं। राइट ये हमने समझा। और फिर टिपिकली जब भी आप फाइल्स को स्टोर करने की बात करते हैं, जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, है ना, आपका जो भी स्टोरेज होता है, अगर वहां पे आप एक फाइल स्टोर कर रहे हैं तो फाइल का पाथ क्या होगा, जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे उस पर्टिकुलर फाइल को स्टोर किया गया है वो बन जाएगा आपका फाइल पाथ, है ना। जैसे कि अगर आप लिनक्स या एप्पल में देखेंगे, राइट सो लिनक्स या मैक ओएस में देखेंगे तो आपके लिए फॉरवर्ड स्लैश होंगी, राइट सो फॉरवर्ड स्लैश होम स्लैश तेजा स्लैश पिक्चर स्लैश हेलो डॉट png करके। राइट वहीं पे अगर आप विंडोज की बात करेंगे तो बैकवर्ड स्लैश होगा, राइट सो बैकवर्ड स्लैश यूजर्स तेजा पिक्चर्स हेलो डॉट png। राइट सो फाइल पाथ सिमिलरली सिंपली ऐसा मान लीजिए कि फाइल पाथ जो है जिस लोकेशन पे फाइल को स्टोर किया गया है उस लोकेशन का एड्रेस, एज सिंपल एज दैट। ओके राइट और फिर हमने ये भी देखा कि जब भी आप किसी ना किसी टेक्स्ट फाइल के साथ काम करते हैं तो लाइन एंडिंग कैरेक्टर्स होती हैं, है ना, जाहिर सी बात है। तो जब भी आप एंटर टाइप करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में उसको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स की तरह कंसिडर किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उबंटू या इन द सेंस लिनक्स या फिर मैक ओएस के बारे में बात करेंगे तो बैकस्लैश n कंसिडर किया जाता है। वहीं अगर आप विंडोज सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो बैकस्लैश बैकस्लैश n आ जाता है। राइट सो ये बेसिकली लाइन एंडिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। एंड सिमिलरली हमने ये भी समझा कि जब भी आप फाइल्स के साथ काम करते हैं तो फाइल सिस्टम के साथ भी काम कर रहे हैं आप, है ना। और जाहिर सी बात है अलग अलग पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अलग अलग फाइल सिस्टम्स होती है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं विंडोज 10 के लिए NTFS, है ना, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो है वो है ना। और फिर लिनक्स के बारे में बात करेंगे तो ext4 आ जाएगा, फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। एंड सिमिलरली जब आप मैक ओएस यानी कि एप्पल डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका खुद का एक फाइल सिस्टम होता है, एप्पल फाइल सिस्टम। ऐसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अलग अलग फाइल सिस्टम्स होती हैं, है ना। और कॉमनली FAT भी होता है, फाइल एलोकेशन टेबल, जो कॉमनली बाकी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है कंपैटिबल होती हैं इसके साथ। राइट और सिमिलरली हमने ये भी जाना कि जब भी आप सीपीयू के साथ काम करते हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे। राइट अगर मान लीजिए हमारे पास सिनेरियो लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक ही सीपीयू है और ढेर सारे प्रोसेसेस हैं, तो वहां पे टाइम स्लाइसिंग नाम का कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। राइट और वहां पे क्या होगा, ये जो सेम सीपीयू आप यूज कर रहे हैं उसी को यूज करते हुए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप प्रोसेस कर पाएंगे, है ना, सिर्फ 1 सेकंड में।
ओके और हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या हो रहा है, राइट। सो ओरिजिनली होता क्या है कि सीपीयू एक सेकंड में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोसेस कर सकता है ना। मान लीजिए हमारे पास 4 पर्टिकुलर प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, एक म्यूजिक फाइल हो गया, एक ब्राउजर हो गया, एक कैलकुलेटर हो गया। तो इनको अपने अपने प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए, मतलब अपनी अपनी एग्जीक्यूशन करने के लिए ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होगी, है ना। तो ऐसा ऐसा नहीं होता कि मतलब सारी की सारी साइमल्टेनियसली चलेंगी। बस ऐसा होता है कि एक सेकंड में ही ढेर सारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है एक एक पर्टिकुलर प्रोसेस को लेके सीपीयू कंप्लीट कर देता है। और जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें एक सेकंड में ही ढेर सारे काम हो गए ऐसे दिखता है, राइट। सो टिपिकली ऐसे होता है बेसिकली, राइट। और फिर जाहिर सी बात है ऐसे एग्जीक्यूशन को हम कहते हैं प्रोसेस, राइट। सो जब भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर कोई मान लीजिए आपने पाइथन प्रोग्राम लिख लिया और आपने रन पे क्लिक किया, ओके। तो जब आपने रन पे क्लिक किया तो क्या होगा, उस प्रोग्राम का एक एग्जीक्यूशन इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, ओके। तो ऐसे एग्जीक्यूशन इंस्टेंस को कहते हैं हम प्रोसेस, राइट। सो ये सिंपली ऐसे मान लीजिए कि अगर एक प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो रहा है उसको प्रोसेस कहा जाएगा, ओके क्योंकि वो प्रोसेस हो रहा है ना, एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। और जब भी ऐसे पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप मेमोरी में लोड करते हैं तो उसको प्रोसेस कहलाया जाएगा, है ना। ये भी हमने समझ लिया, राइट। सो एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम ही ले लीजिए, ओके। सो गूगल क्रोम जो है, जहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे हर एक टैब, जब भी आप गूगल क्रोम में एक एक टैब ओपन करते हैं वो एक एक प्रोसेस बन जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि एक में आप ईमेल एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होंगे, दूसरे में आप फेसबुक देख रहे होंगे, तीसरे में आप कोई चीज़ डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे होंगे, चौथे में आप यूट्यूब देख रहे होंगे, राइट। सो अलग अलग सिनेरियोस हैं, अलग अलग इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे एक ही सॉफ्टवेयर को लेके, राइट। सो हर एक इंस्टेंस जो है एक प्रोसेस कहलाएगा, राइट। पॉइंट नंबर 1 क्या है, अगर आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा है तो उसको एक प्रोसेस की तरह कंसिडर किया जाएगा और उसको मेमोरी में लोड कर दिया जाएगा, राइट, ओके, क्योंकि मेमोरी की जरूरत होगी उसको, है ना, राइट। तो वहां पे सिमिलरली हमने एक एग्जांपल भी देखा कि गूगल क्रोम एक एग्जांपल है ना। गूगल क्रोम में क्या हुआ, हमने देखा कि जब भी आप अलग अलग टैब्स ओपन करते हैं तो अलग अलग प्रोसेसेस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, राइट, ओके। और फिर हर बार जब भी आप प्रोसेस के बारे में बात करने की कोशिश करें, इतना याद रखना होगा आपको कि हर एक प्रोसेस की अपनी खुद की कोई मेमोरी स्टैक होती है, ओके। और उसमें अलग अलग हिस्से होते हैं। मेमोरी स्टैक में जो है टिपिकली ढेर सारे हिस्से होते हैं, जैसे कि आपका टिपिकल स्टैक होगा जहां पे टेम्पररी डेटा, जैसे कि आपके फंक्शन पैरामीटर्स हो सकते हैं, मान लीजिए आप कोई रिटर्न वैल्यू लिख रहे हैं तो वो आ जाएगा, लोकली आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं तो वो आ जाएंगे, है ना। और फिर सिमिलरली हीप नाम की एक और मेमोरी होती है, राइट। सो मेमोरी में ही हीप नाम का एक और हिस्सा होता है जहां पे रन टाइम में आप मेमोरी एलोकेट करते हैं, ओके। जैसे अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो वहां पे एलोकेट की जाने वाली मेमोरी जो है वो हीप में आती है, ओके। और अगर आपने अपने प्रोग्राम में एक पाइथन प्रोग्राम का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। अगर आपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल्स डिफाइन किए तो वो जाके रहेंगे डेटा के अंदर और आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम कोड जो होगा वो जाएगा टेक्स्ट के अंदर, राइट। सो एक सिंपल एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर पाइथन प्रोग्राम रन करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो वहां पे आपका कोड जो होगा, आपने जो पूरा का पूरा कोड लिखा है वो जाएगा टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि आप जब आप उसको रन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, वो बनेगा प्रोसेस, है ना, राइट। सो वहां पे क्या होगा कि इस प्रोग्राम को जैसे ही आपने एग्जीक्यूट करना शुरू किया वो एक प्रोसेस में बदल जाएगा, मेमोरी में उसकी एलोकेशन हो जाएगी और फिर वहां उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ओके। तो प्रोग्राम का पूरा कोड जो है वो जाएगा टेक्स्ट के अंदर, जो भी सारे वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स जो भी चीजें हैं वो जाएंगे डेटा के अंदर। अगर मेमोरी की जरूरत है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए तो वो एलोकेशन और उस एलोकेशन का इंफॉर्मेशन जो है वो जाएगा हीप के अंदर और ये सारी की सारी पैरामीटर्स वगैरह सारी चीजें जो है इनको रखा जाएगा स्टैक के अंदर, ओके। तो जब भी आप प्रोसेस के बारे में बात करें इतना याद रखना इंपॉर्टेंट होगा कि उसकी भी खुद की कुछ मेमोरी स्टैक होती है, ओके, राइट। तो क्विकली समराइज कि अभी तक हमने क्या क्या देखा। तो पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि अगर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको प्रोसेस कहा जाएगा, राइट। और उसी के साथ साथ हर एक पर्टिकुलर प्रोसेस की जो है अपनी खुद की मेमोरी होती है और हर मेमोरी में अपने खुद के पार्ट्स भी होते हैं, ओके। और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब जैसे जैसे जरूरत पड़े ऑन ए रिक्वायरमेंट बेसिस इनको अलोकेट किया जाता है, राइट। मान लीजिए अगर आपने पाइथन प्रोग्राम रन कर लिया तो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि कैसे कैसे इसको अलोकेट किया जाता है करके, राइट, ओके। सो एक और सिनेरियो लेके इस प्रोसेस मैनेजमेंट को भी समझ लेते हैं हम, ओके, राइट। सो मान लीजिए हमारे पास एक ही सीपीयू है और मल्टीपल एप्लीकेशंस चल रहे हैं हमारे पास, राइट। जैसे कि मान लीजिए एक है वर्ड डॉक, एक म्यूजिक एप्लीकेशन हो गया, एक है हमारा ब्राउजर और चौथा हो गया कैलकुलेटर, ओके। अब 4 एप्लीकेशंस हैं, चारों को अपने अपने खुद के काम करवाने हैं, बस सीपीयू बस एक ही है,
ओके राइट। और जाहिर सी बात है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सीपीयूस में जो है लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सीपीयू में इन्फिनिट कोर्स होंगे, है ना। तो लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्स होते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सीपीयू के पास जो भी टाइम बचा हुआ है ना, तो जो भी टाइम एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए होता है उसको शेयर करना पड़ेगा इन एप्लीकेशंस के साथ, है ना। तो उसी को टाइम स्लाइसिंग कहते हैं, ये हमने समझ लिया, राइट। और उसी के दौरान हमने ये भी समझा कि ये एप्लीकेशंस जो होती है हमारी, एक के बाद एक इस पर्टिकुलर टाइम स्लाइस को यूज करते हुए सीपीयू का टाइम लेती है ना। और हमें बाहर से लगता है कि ये एप्लीकेशंस जो है एक ही साथ रन कर रही हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसे एक सीपीयू को, मतलब सीपीयू को एक पर्टिकुलर प्रोसेस से दूसरे पर्टिकुलर प्रोसेस में मूव करने के लिए, है ना, जाहिर सी बात है जब टाइम स्लाइसिंग अप्लीकेबल होगा तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए 15-20 इंस्ट्रक्शंस या 15-20 हज़ार इंस्ट्रक्शंस वर्ड डॉक्यूमेंट के हो गए। ओके, अगला स्टेप लेने से पहले बाकी सारे 15-20 हज़ार इंस्ट्रक्शंस जो है म्यूजिक का ले लिया, और फिर उसके बाद ब्राउजर का काम कर लिया, और फिर उसके बाद कैलकुलेटर का भी कर लिया, राइट। सो ऐसे एक के बाद एक ऐसे करते हुए जाते ही एक सेकंड में ही बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर देता है टिपिकल सीपीयू, है ना, राइट। और हमें लगेगा कि बाहर से जब भी हम देखते हैं हमें लगेगा कि ये चारों पैरेलली रन हो रही है ना, राइट। सो ऐसे मतलब अगर ऐसे पैरेलली रन करने की तरह दिखाने के लिए सीपीयू को, या फिर एक के बाद एक रन करने के लिए उसको स्विच करना पड़ेगा सीपीयू को, है ना, राइट। सो जब भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन होते रहेगा, जैसे ही उसको रोक के किसी दूसरे पर्टिकुलर प्रोसेस में शिफ्ट करने की बात आएगी तो उसको कहते हैं हम कंटेक्स्ट स्विचिंग। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसेस से दूसरे पर्टिकुलर प्रोसेस में शिफ्ट करने को, ऐसे स्विच करने को कहते हैं हम कंटेक्स्ट स्विचिंग। ओके, सो मान लीजिए पहले इसको समझ लेते हैं और उसके बाद एक एग्जांपल देखेंगे, राइट। सो कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है, सीपीयू एक ही है हमारे पास और लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्स हैं, आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस के प्रोसेसेस रन करने हैं, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में एक एप्लीकेशन का प्रोसेस रन करके दूसरे एप्लीकेशन की तरफ शिफ्ट करने को कहते हैं हम कंटेक्स्ट स्विचिंग। ओके, और ये कई सारे सिनेरियोस में हो सकता है। मान लीजिए आप रन कर रहे हैं 4 प्रोसेसेस, उनमें से एक की प्रायोरिटी बढ़ गई, मतलब इमीडिएटली आपको कोई ना कोई चीज़ कैलकुलेट करके बतानी है। ओके, तो कैलकुलेटर की प्रायोरिटी बढ़ गई, तो ऐसे सिचुएशन में कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है ना। मान लीजिए आप उस टाइम पे वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ लिख रहे हैं, बट स्टिल कैलकुलेटर की प्रायोरिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, तो ऐसा होता है। एट द सेम टाइम मान लीजिए अगर कोई इनपुट आउटपुट सिनेरियो की बात आ गई, मतलब आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी है, कोई इनपुट लेना है, ऐसे सिनेरियोस में भी कंटेक्स्ट स्विचिंग जो है होगा, राइट। सो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं इसको, राइट। मान लीजिए आप रैम में से, राइट, सो आप अपनी मेमोरी में से रैम में कोई फाइल लाना चाहते हैं ताकि आप उसको प्रोसेस करें, और फाइल जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, क्योंकि सीपीयू का टाइम बहुत प्रेशियस है और उसको एफिशिएंटली काम करना है, क्या करेगा कि ये जो ट्रांसफ़र है ना, ये जो रैम में लाने वाला ट्रांसफ़र होगा उसको स्टार्ट करके उसका प्रोसेस रन करते हुए बाकी सारे बचे हुए टाइम में जो है उसके कंप्लीशन तक वेट करने के बजाय क्या करेगा, बाकी सारे प्रोसेसेस जो है वो कंप्लीट करके वापस आएगा, है ना। ऐसे ही ढेर सारे रीजंस भी हो सकते हैं, बट फंडामेंटली आपको इतना समझना है कि जब भी सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में शिफ्ट करेगा या स्विच करेगा उसको कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। ओके, राइट। और फिर जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो उसके स्टेट्स को भी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, खत्म, उसका कुछ प्रोसेस होता है, राइट। तो मतलब उसका कुछ तरीका होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जहां पे हर स्टेप के पास प्रोसेस का स्टेट बदलते जाता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए कि जैसे ही आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, है ना, क्रिएट हो गया, तो उसका स्टेट क्या होगा, न्यू। ओके, और फिर जब उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, प्रोसेस जैसे ही एग्जीक्यूशन शुरू हुआ उसका स्टेट न्यू होगा, और जब उसको एक्सेप्ट करेगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको ले जाया जाएगा रेडी नाम के स्टेट के अंदर। ओके, और फिर रेडी के बाद उसको एग्जीक्यूट करना होगा, है ना, जाहिर सी बात है। अगर एग्जीक्यूशन चल रहा है तो रनिंग नाम के स्टेट में जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ना कोई इनपुट की जरूरत है, ओके, आपने एक पाइथन प्रोग्राम लिखा, वहां पे यूजर इनपुट की जरूरत है मान लीजिए, तो क्या होगा, इमीडिएटली इस प्रोसेस को वेटिंग में भेज दिया जाएगा। जब इनपुट मिल गया तब फिर से रेडी, मैं तैयार हूं एग्जीक्यूट होने के लिए, फिर से रनिंग वाला स्टेट आ जाएगा, राइट। और फिर फाइनली ऐसे रन करते 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 जब लास्ट में इसका रनिंग खत्म हो जाएगा तब जाके एग्जिट और फिर टर्मिनेट हो जाएगा आपका प्रोग्राम, राइट। इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल को लेके समझने की कोशिश करते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ये आपका सुपरमार्केट वाला एग्जांपल है, राइट। जब भी आपने टिपिकली सुपरमार्केट में कोई शॉपिंग की होगी तो वहां पे क्या होगा, आप अपनी गाड़ी से उतरेंगे, सुपरमार्केट में एंटर करेंगे, तो आपका स्टेट क्या होगा, न्यू, क्योंकि आप अभी अभी एंटर हुए हैं। आपको वेरीफाई करके, मतलब जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है वो सिक्योरिटी चेकिंग करके आपको सुपरमार्केट के अंदर भेजा जाएगा, है ना।
तब आपका स्टेट क्या होगा, रेडी, आप तैयार हैं सारी चीजें खरीदने के लिए, है ना। तो वहां पे क्या करेंगे, सारी चीजें खरीदने के लिए रेडी होने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, आपको सारी चीजें ऐड करनी होंगी आपके अपने कार्ट के अंदर, है ना। और फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको सीधा रनिंग स्टेट में भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये सारी चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, है ना, ऐड कर रहे हैं अपने कार्ट के अंदर। फिर जाके आप वेट करेंगे क्यू के अंदर, है ना, तो वेट वाला स्टेट होगा आपका। और जब भी जरूरत के मुताबिक, मतलब मान लीजिए कोई ना कोई सिचुएशन में आपको कोई ना कोई चीज ऐड करनी है, उनको पेमेंट करना है, ऐसे वाले सिचुएशन में क्या होगा, आपको वेट करना पड़ेगा। और आपके आगे मान लीजिए 3-4 और लोग हैं, जब तक उनका प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। ऐसे सिनेरियोस में आपको वेट वाला स्टेज आ जाएगा। और फिर मान लीजिए फिर से आप कहां जाएंगे, रेडी हो जाएंगे पे करने के लिए, और फिर पेमेंट वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। और फिर जैसे ही पेमेंट खत्म, प्रोसेस टर्मिनेटेड, आप बाहर निकल सकते हैं, राइट। सो सिंपली जब भी आप किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के बारे में बात करेंगे, ये सारे स्टेट्स जो है आपको याद आना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले क्या होगा, न्यू वाला स्टेट होगा, प्रोसेस अभी अभी क्रिएट हुआ है, ओके। और फिर उसको वेरीफाई करके एडमिट किया जाएगा, इन द सेंस उसको रेडी किया जाएगा, प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है करके, ओके। और जैसे ही एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है, सीधा उसको एग्जीक्यूशन में लेके जाएंगे, है ना। जो भी काम करना है वो काम करते जाएगा। और बीच में अगर मान लीजिए जरूरत के मुताबिक उसको कोई इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ गई, मतलब मान लीजिए उस प्रोग्राम को आपको कोई चीज प्रिंट करनी है, प्रिंटर की जरूरत है या फिर यूजर इनपुट की जरूरत है, ऐसे कोई सिनारियो आ गया, ओके। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, रनिंग से आपको भेजा जाएगा वेट के अंदर, इस प्रोग्राम को या प्रोसेस को भेजा जाएगा वेट नाम के स्टेज के अंदर। जब तक इस पर्टिकुलर प्रोसेस को उसका इनपुट या आउटपुट नहीं मिल जाता, तब तक वो वेट ही करता रहेगा, ओके। जब वो डिपेंडेंसी खत्म, सीधा चले जाएगा रेडी के अंदर, बोलेगा कि मैं रेडी हूं, एग्जीक्यूट करो करके, राइट। और फिर इसके बाद क्या होगा, ये एग्जीक्यूशन फिर से शुरू हो जाएगा। और जब तक एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता, ये वाला लूप चलता ही रहेगा, ओके। रेडी रनिंग वेट, रेडी रनिंग वेट, ऐसे चलता जाएगा, ओके। और फिर जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए, सीधा प्रोसेस को एग्जिट कर दिया जाएगा और टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मतलब जैसे ही प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म, उसका स्टेट क्या होगा, टर्मिनेशन, राइट, ओके। सो ऐसे ही एग्जीक्यूट करते रहते टाइम पे हर एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना भी इंपॉर्टेंट है ना। जाहिर सी बात है, जब एक प्रोसेस वेट स्टेट में चला गया फिर वापस रेडी हो गया, हमें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि वो प्रोसेस पुराना वाला प्रोसेस ही है करके, राइट। तो ऐसे प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए और फिर ढेर सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए उस प्रोसेस के बारे में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हर एक प्रोसेस को मेंटेन करता है, जहां पे हर प्रोसेस का जो है प्रोसेस आईडी होता है, उसका स्टेट क्या है, प्रायोरिटी कितनी है उसकी, प्रोग्राम काउंटर, इनपुट आउटपुट इन्फॉर्मेशन, ऐसी ढेर सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां पे होती है। और इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की मदद से आप किसी भी प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ओके, राइट। और फिर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की बात जब करें, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, है ना, तो हर एक प्रोसेस का अपना अपना खुद का यूनिक आईडी होगा। और फिर प्रोसेस का स्टेट जो है न्यू हो सकता है, रेडी हो सकता है, वेटिंग, टर्मिनेटेड, ऐसी अलग अलग सिनेरियोस हो सकती हैं, है ना। और फिर प्रोसेस काउंटर के अंदर जो है अगला इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए उसका एड्रेस होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। ऐसे ढेर सारा इंफॉर्मेशन जो है आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर स्टोर किया जाता है, ओके, राइट। सो अभी तक हमने देखा कि प्रोसेसिंग क्या होती है, ये हमने समझ लिया, है ना। अब ये बात करते हैं कि जब भी मान लीजिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्रोसेसेस हैं हमारे पास, है ना, और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस भी रन हो सकती हैं, बट ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए अब सीपीयू कैसे डिसाइड करेगा कि एक प्रोसेस जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस के पहले डिफाइन करना है या उसको पहले एग्जीक्यूट करना है करके, राइट। मान लीजिए आपके पास 4 एप्लीकेशंस हैं, उन चारों एप्लीकेशंस में से ऐसे कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपको पहले रन करना है वो रन करेंगे, उसके बाद दूसरा वाला, राइट। तो ऐसे रन करने के लिए या फिर इन द सेंस किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को कौन से प्रायोरिटी देनी है ये डिफाइन करने के लिए जो है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स नाम की चीजें होती हैं, राइट। बस बेसिकली फंडामेंटली इतना मानना है कि ये जो एल्गोरिदम्स वाली बात हम कर रहे हैं, इनको बस ऐसे मान लीजिए कि ये रूल्स एंड गाइडलाइंस है। मतलब ये रूल्स एंड गाइडलाइंस है, ये बताती हैं सीपीयू को कि कौन से प्रोसेस को कब एग्जीक्यूट करना है करके, या फिर एग्जीक्यूट करने के लिए किस प्रोसेस को चूज करना होगा, ओके। क्योंकि इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक तो ये है कि सीपीयू जो है बहुत ही प्रेशियस है ना, सीपीयू का टाइम जो है बहुत ही प्रेशियस है, तो इसलिए इसको एफिशिएंटली यूज करना इंपॉर्टेंट है, ओके। और यूजर एक्सपीरियंस जो है, मतलब जैसे हम इन जनरल देखते हैं, आपको क्या लगेगा, इन जनरल सारी की सारी प्रोसेसेस जो है पैरेलली चल रही हैं, तो बहुत ही तेजी से सारी एग्जीक्यूशन हो रही है करके, राइट। और सीपीयू के मुताबिक इन जनरल 1 सेकंड में ही बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो पार्स हो रही है ना, मतलब वो प्रोसेस हो रही है, ओके। अगर मान लीजिए उसका एग्जीक्यूशन जो है अगर 1/1000 पे ही आ गया,
राइट। सो 1/1000 ऑफ सेकंड में आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो हमारे मुताबिक वो बहुत तेज होगा, बट सीपीयू के मुताबिक बहुत स्लो होगा, राइट। सो ऐसे इन कंडीशंस को कंसिडर करते हुए यूजर का एक्सपीरियंस जो है वो भी फास्ट होना चाहिए और फेयर यूजेज ऑफ रिसोर्सेस, है ना। एक एप्लीकेशन के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, कितने थ्रेड्स एलोकेट करने हैं, मतलब कितने सारे प्रोसेसेस एक ही साथ रन करने हैं, ये सारी चीजें जो है ये डिफाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कौन से प्रोसेस को कितनी प्रायोरिटी देनी है, किस प्रोसेस को कब रन करना है, ऐसे स्केड्यूल करने के लिए बेसिकली हमारे पास होती हैं सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, ओके, राइट। सो मान लीजिए इन द सेंस एक सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं, राइट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, मान लीजिए आपके पास 4 प्रोसेसेस हैं, राइट। P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, जो चारों के चारों रेडी वाले स्टेट में है, ओके। अब ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करेगा कि कौन से पर्टिकुलर प्रोसेस को पहले चूज करना है करके, राइट। तो उसके लिए जो है सीपीयू स्केड्यूलिंग यूज करेंगे, ओके। और जब भी सीपीयू जो है थोड़ा बहुत आइडल हो जाएगा, मतलब अगर कोई काम नहीं है तो खाली बैठेगा, है ना, तो ऐसे सिचुएशन में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करना चाहिए, सीधा इनमें से कोई ना कोई प्रोसेस चूज करना है, उसको रेडी क्यू में रखना है, एग्जीक्यूशन शुरू करना है, राइट। बस कोर कॉन्सेप्ट इतना ही होगा कि सीपीयू के टाइम को बहुत ही एफिशिएंटली यूज करना है, ओके। सो सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो है वही काम करती हैं, ओके, राइट। और इन जनरल ढेर सारी सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका कंटेक्स्ट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए जो है आपके सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो है ढेर सारी होती हैं, जैसे कि FCFS मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होता है, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग होता है, राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग होता है, ऐसे ढेर सारी एप्लीकेशंस होती हैं, राइट, ढेर सारी एल्गोरिथम्स होती हैं, ओके। बट इनको समझने से पहले हमें यह समझना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इन एल्गोरिथम्स के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। मतलब जाहिर सी बात है, जब ऐसे अलग अलग सिनेरियोस हैं या फिर अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं तो वहां पे एक एक एल्गोरिथम का अपने अपने प्रोस और अपने अपने कॉन्स भी होंगे, है ना। और उसी सिनेरियो को समझते हुए हमें ये देखना होगा कि इन एल्गोरिथम्स को कैसे मेजर करेंगे, इन द सेंस ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम अच्छा है, कौन सा एल्गोरिथम अभी हमारे लिए सूटेबल नहीं है, राइट। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि कुछ फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी देखेंगे, राइट। सो जब भी आप स्केड्यूलिंग की बात करते हैं तो वहां पे अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम, बर्स्ट टाइम नाम की चीजें होती हैं, ओके। अराइवल टाइम ये बताता है कि कौन से टाइम पे आपका प्रोसेस रेडी हो गया, ओके। सो रेडी क्यू में आपका प्रोसेस कब पहुंचा ये डिफाइन करता है अराइवल टाइम, ओके। और फिर कंप्लीशन टाइम जो है ये बताता है कि आपके प्रोसेस को कितने टाइम पे कंप्लीट किया गया, ओके। बस ऐसे मान लीजिए कि अराइवल टाइम ये हो जाएगा कि आप कितने बजे बैंक पे पहुंचे, एक बैंक वाला सिनेरियो लेते हैं, ओके। सो अराइवल टाइम ये बताएगा कि आप कितने बजे बैंक में पहुंचे, ओके। कंप्लीशन टाइम ये बताएगा कि आप कितने बजे बैंक से बाहर निकले, ओके। और बर्स्ट टाइम ये बताएगा कि आपका काम होने में कितना टाइम लगा, राइट। तो अगर मान लीजिए आप बैंक में पहुंचे सुबह 9 बजे या फिर 10 बजे, ओके, और आप बैंक से बाहर निकले 12 बजे, बट आपका काम जो है वो बस 15 मिनट का था, ओके। तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, आपका अराइवल टाइम जो है वो 9 AM हो जाएगा या फिर 10 AM हो जाएगा, और फिर कंप्लीशन टाइम जो है 12 AM हो जाएगा, 12 PM हो जाएगा, और फिर बर्स्ट टाइम जो है 15 मिनट्स बताएंगे हम, राइट। मतलब आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए करके, राइट। और फिर सिमिलरली देयर आर आल्सो 2 अदर पॉइंट्स, राइट। मतलब टर्न अराउंड टाइम होता है, वेटिंग टाइम होता है, ओके। टर्न अराउंड टाइम ये बताता है कि एक प्रोसेस ने कितना टाइम स्पेंड किया इस सिस्टम के अंदर, ओके। सो इसका मतलब क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या होगा, सीधा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, आप कितने बजे निकले माइनस कितने बजे आए, राइट। सो अगर मान लीजिए 10 o'clock को आप बैंक में पहुंचे और 12 o'clock को आप बाहर आए, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 आवर्स होगा आपका टर्न अराउंड टाइम, राइट। सिमिलरली प्रोसेसेस पे भी एप्लीकेबल होता है, बस यूनिट्स में कंसिडर करते हैं उसको, राइट, ओके। और वेटिंग टाइम की बात जब आती है तो आपको कितना टाइम स्पेंड करना पड़ा उस रेडी क्यू में, मतलब आप काम अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करने के लिए आप रेडी थे, बस सीपीयू अवेलेबल नहीं था आपके लिए, ओके। तो इसलिए क्या करेंगे, जो टर्न अराउंड टाइम हमें मिला है उसमें से बर्स्ट टाइम को निकाल देंगे, मतलब 2 आवर्स में अगर आपका काम जो है 15 मिनट में कंप्लीट हो गया वो बर्स्ट टाइम होगा आपका, है ना। तो 2 आवर्स में से उस बर्स्ट टाइम को निकाल देंगे तो आपका वेटिंग टाइम कितना हो गया, 1 hour 45 मिनट्स, ओके। सो ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, ओके, राइट। सो ऐसे करेंगे कि ये जो एल्गोरिथम्स जो हमने देखी है उनको एक एक करते हुए समझेंगे और उनकी प्रोस और कॉन्स को भी समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो कैसे काम करती हैं, क्या करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS कहा जाता है इसको, राइट। सिंपली ऐसे मान लीजिए कि आपका जो टिपिकल सुपरमार्केट वाला सिनेरियो होता है वही सिनेरियो है, मतलब पहले जो पहुंचा उसका काम पहले हो जाएगा, राइट। सो प्रोसेस जब भी सीपीयू को रिक्वेस्ट करती है, जो सबसे पहले रिक्वेस्ट करती
करती है उसको एलोकेशन दिया जाता है सीपीयू का, राइट। और फिर जितनी जल्दी वो रेडी क्यू में एंटर करेंगी उतनी जल्दी उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर टेबल में देखें आप तो 4 प्रोसेसेस हैं हमारे पास, है ना। सो प्रोसेस 1 जो है P1 जो है अराइवल टाइम उसका 0 है, बर्स्ट टाइम उसका 21 है, मतलब 0th यूनिट पे वो पहुंचा, ओके। और उसके प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसको 21 यूनिट्स ऑफ टाइम चाहिए, ओके। प्रोसेस 2 जो है पहले सेकंड पे पहुंचा या फिर यूनिट नंबर 1 पे पहुंचा, ओके। और फिर बर्स्ट टाइम जो है उसका 3 ही है, मतलब 3 यूनिट्स में उसका काम हो जाएगा, ओके। प्रोसेस 3 आ गया, अराइवल टाइम 2 है उसका, बर्स्ट टाइम उसका 6 है, मतलब 6 यूनिट्स ऑफ टाइम जो है वो लेगा कंप्लीट होने में, ओके। और प्रोसेस 4 जो है P4 जो है आ गया अराइवल टाइम 3 पे, ओके। और फिर बर्स्ट टाइम उसका 2 ही है, बस 2 यूनिट्स ऑफ टाइम में उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के मुताबिक क्या होगा, जो सबसे पहले आया उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, है ना। तो इस मुताबिक क्या होगा कि सबसे पहले प्रोसेस 1 को कंसीडर किया जाएगा, ओके। और फिर उसके बाद प्रोसेस 2, उसके बाद प्रोसेस 3, उसके बाद P4, राइट। तो इसके मुताबिक क्या होगा, यहां पे प्रोसेस 1 जो है 0 पे आया और 21st यूनिट ऑफ टाइम तक उसका एग्जीक्यूशन चलता रहा, मतलब अराइवल टाइम 0 है, कंप्लीशन टाइम 21 है, और बर्स्ट टाइम मतलब कितना वेट करना पड़ा इसको, कितना प्रोसेस टाइम है उसका 21, ओके, राइट। और सिमिलरली P2 जो है 21st यूनिट पे स्टार्ट होगा क्योंकि तभी प्रोसेस 1 जो है कंप्लीट हुआ है ना। 21 से लेके 24 तक चलेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास 3 बर्स्ट टाइम यूनिट्स ही है, ओके। और सिमिलरली P3 जो है स्टार्ट होगा 24 से, खत्म होगा 30 पे, क्यों, उसका बर्स्ट टाइम जो है 6 है और कंप्लीशन टाइम 30 हो जाएगा इसका, राइट। एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। सो ऐसे ही कैलकुलेट करते हुए जा सकते हैं, बट सिमिलरली अगर आप देखेंगे टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम के बारे में देखेंगे तो यहां पे हमें समझ आएगा कि ये वाला पर्टिकुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो है कितना एफिशिएंट है करके, राइट। तो अगर आप यहां पे देखेंगे हमें अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम और कंप्लीशन टाइम का अंदाजा आ गया है, राइट। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, मतलब कितना वेट करना पड़ा उनको, राइट। और फिर वेटिंग टाइम जो है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, राइट। सो स्पेसिफिकली उनको कितना टाइम लगा कंप्लीट करने में और फिर सिमिलरली कितना टाइम लगा उनको वेट करने के लिए, ये सारी चीजें जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे हम, ओके, राइट। सो P1 के बारे में जब आप देखेंगे तो अराइवल टाइम 0 है उसका, है ना, बर्स्ट टाइम 21 है, कंप्लीशन टाइम भी 21 है। तो टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ, मतलब उस प्रोसेस को उस सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड करना पड़ा, 21, ओके, राइट। सो वेटिंग टाइम कितना हुआ उसका, 0, राइट। और फिर P2 के बारे में देखेंगे तो क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला मेथोडोलॉजी है, राइट, सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला एल्गोरिथम है, तो इसीलिए उसको वेट करना पड़ेगा जब तक P1 खत्म नहीं हो जाता, ओके। सो अराइवल टाइम इसका 1 होगा P2 का, बट बर्स्ट टाइम 3 होगा, कंप्लीशन टाइम जो है 24 पे चले जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि उसको P1 के कंप्लीट होने तक वेट करना है ना। और टर्न अराउंड क्या टाइम क्या हो जाएगा, मतलब सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड करना पड़ा इसको, 23 यूनिट्स ऑफ टाइम, जबकि उसका काम सिर्फ 3 यूनिट्स में हो जाना चाहिए था, इसको वेट करना पड़ा 20 यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए, राइट। सिमिलरली अगर आप P3 की बात करेंगे, अराइवल टाइम 2 है इसका, बर्स्ट टाइम 6 है, कंप्लीशन टाइम 30 है, और टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, मतलब 30 माइनस 2 जो है उसको 28 यूनिट्स ऑफ टाइम लगे उस सिस्टम के अंदर, जहां उसको वेट करना पड़ा 22 यूनिट्स ऑफ टाइम तक, राइट। मतलब 22 यूनिट्स ऑफ टाइम तक उसको वेट करते रहना पड़ा क्योंकि P1 और P2 खत्म नहीं हुए थे तब तक, ओके। और P4 की बात करेंगे आप, सो अराइवल टाइम 3 है इसका, कंप्लीशन टाइम 32 है, क्यों, क्योंकि बाकी सारे प्रोसेसेस का खत्म होना भी इंपॉर्टेंट है ना। सो कंप्लीशन टाइम 32 हो गया। टर्न अराउंड टाइम इन द सेंस प्रोसेस को उस सिस्टम में कितनी देर रहना पड़ा, अगर उसको देखेंगे तो 29 यूनिट्स ऑफ टाइम है, जिसमें उसको वेट करना पड़ा 27 यूनिट्स ऑफ टाइम, राइट। अगर आप इसी को एक सुपरमार्केट वाले सिनेरियो के इसमें देखेंगे तो मान लीजिए कि आपको बस एक चॉकलेट ही खरीदना है, एक छोटा सा चॉकलेट खरीदना है जो 2 मिनट का काम है, बट आपके सामने क्योंकि भरे भरे कार्ड्स पड़े हुए हैं इसलिए आपको प्रॉब्लली 1-2 घंटे वेट करना पड़ रहा है अपना बिल करवाने के लिए, राइट। सो ऐसा सिनेरियो हो जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो गया, 17.25 यूनिट्स, ओके। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम, मतलब कोई भी अगर उस पर्टिकुलर सुपरमार्केट में एंटर करेंगे तो ऑलमोस्ट 25.25 यूनिट्स ऑफ टाइम जो है उनको स्पेंड करना पड़ेगा करके, राइट। तो ऐसे कैलकुलेशंस करते हुए हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है, ओके। अगर ये वाली एफिशिएंसी चलती है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम कोई और ऑप्शन चूज करेंगे, है ना, राइट। सो और ऑप्शंस क्या होंगे हमारे पास, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट,
ओके सो ये बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि किसका टाइम बर्स्ट टाइम जो है सबसे छोटा है करके, राइट। सो जिसका टाइम सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओके तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं प्रोसेस 1 जो है अराइवल टाइम 0 है, बर्स्ट टाइम 21 हो गया। P2 जो है अराइवल टाइम 1 है, बर्स्ट टाइम 3 है, और P3 2 and 6, P4 0 and 2, राइट। सो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो P1 और P4 एक ही टाइम पे एंटर किए गए, राइट। सो P1 भी अराइवल टाइम 0 पे ही आया, P4 भी अराइवल टाइम 0 पे ही आया, है ना। तो ऐसे सिनारियो में CPU क्या करेगा कि दोनों में से बर्स्ट टाइम किसका छोटा है ये आइडेंटिफाई करेगा और फिर उसको हायर प्रायोरिटी दे दी जाएगी, राइट। सो P4 को सबसे पहली प्रायोरिटी देके उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा क्योंकि उसका शॉर्टेस्ट CPU टाइम है ना। और फिर उसके बाद क्या होगा देखेंगे तो अराइवल टाइम 1 हो गया। तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ओके जब अराइवल टाइम 1 हो गया हमारे पास P1 है, P2 है, P4 भी है। ओके तो ऐसे सिनेरियो में कंसिडर करेंगे हम P2 को। क्यों? क्योंकि P1 से कंपेयर करते हुए देखें तो P2 का बर्स्ट टाइम जो है छोटा है। ओके सो अगर इसको एक और बार अच्छे से समझा देते हैं, राइट। सो सबसे पहले क्या हुआ हमारे पास P1 से लेके P4 4 प्रोसेसेस आ गए, है ना। तो P4 और P1 जो है एक ही बार एंटर किए गए, है ना। अराइवल टाइम 0 पे P1 और P4 जो है आ गए, है ना। और वहां पे क्या हुआ P1 का बर्स्ट टाइम जो है आ गया 21, P4 का बर्स्ट टाइम है 2। तो CPU क्या करेगा क्योंकि हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे P4 को हायर प्रायोरिटी दी जाएगी और उसका एग्जीक्यूशन टाइम छोटा है इसलिए उसको रन कर दिया जाएगा। ओके राइट उसके बाद क्या हुआ अराइवल टाइम बन गया 1 और यहाँ पे हमारे पास P1 है, P2 भी है। ओके अब फिर से CPU इन दोनों को कंपेयर करके देखेगा, बोलेगा कि P2 का एग्जीक्यूशन टाइम जो है छोटा है, पहले इसको भेज दो करके। इसी तरीके से P2 और P3 जो है दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे और फिर लास्ट में जब बाकी सारे प्रोसेसेस बचे नहीं है, मतलब और कोई भी प्रोसेस बचा नहीं है, तब जाके P1 को एग्जीक्यूट किया जाएगा। मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में होता यह है कि अराइवल टाइम के मुताबिक किस पर्टिकुलर प्रोसेस की बर्स्ट टाइम जो है, मतलब उसका एग्जीक्यूशन जो है सबसे छोटा है, उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, राइट। और सिमिलरली अगर हम देखें तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग नाम की एक और एल्गोरिथम होती है। ओके सो यहां पे होता यह है कि ये जो आपका अराइवल टाइम बर्स्ट टाइम है, इसके साथ साथ प्रायोरिटी नाम की वैल्यू भी भेजी जाती है और इसके अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, राइट। सो अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक अगर सबसे पहली प्रायोरिटी हाईएस्ट है उसकी तो उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। सो अगर मान लीजिए प्रोसेस 1 शुरू किया और उसका अराइवल टाइम है 0, बर्स्ट टाइम है 21, प्रायोरिटी है 2 उसकी। ओके क्योंकि अराइवल टाइम 0 था, P1 को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया जाएगा और जैसे ही अराइवल टाइम 1 बन गया आ गया P2, है ना। P2 आ गया और उसके साथ साथ उसका बर्स्ट टाइम भी है 3 और बट प्रायोरिटी यहां पे 1 है। ओके तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा कि चाहे P1 एग्जीक्यूट हो ही क्यों ना रहा हो, उस सिचुएशन में P2 को हायर प्रायोरिटी दी जाएगी, P1 को रोक दिया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया जाएगा जब तक P2 खत्म नहीं हो जाता। ओके और जैसे ही P2 खत्म, अगली प्रायोरिटी किसकी है, P1 की ही है, तो P1 कंटिन्यू कर दिया जाएगा, राइट। सो ऐसे होता है, बट ये एक तरीका है, ये जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है इसमें ये एक तरीका है जहां पे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके और भी कई सारे तरीके होते हैं जिसमें हम खुद कोड लिख सकते हैं कि कैसे इसको प्रायोरिटी देनी है करके, राइट। ओके सो हमने अभी तक क्या देखा, सिंपली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देख लिया, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट देख लिया और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग देख लिया। ओके अब एक और ऑप्शन होता है हमारे लिए, एक और कॉमन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है जो है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ओके सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हर एक पर्टिकुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में उसके खुद के कुछ प्रोस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में देखेंगे तो ढेर सारे अगर मान लीजिए ढेर सारे स्मॉल प्रोसेसेस आ गए, ओके तो उस सिचुएशन में क्या होगा, छोटे छोटे प्रोसेसेस जो है सबसे पहले एग्जीक्यूट करते जाएंगे और अगर ऐसे कंटिन्यूअसली छोटे प्रोसेसेस आते ही गए तो बड़े प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ओके वो एक चैलेंज है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में, है ना। अगर प्रायोरिटी की बात हो तो लोअर प्रायोरिटी वाले टास्क जो है वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, है ना, ऐसा चैलेंज है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो है हमें घंटों वेट करना पड़ेगा जब तक पहले वाले प्रोसेसेस का काम नहीं हो जाता, है ना। तो ऐसे हर एक पर्टिकुलर प्रोसेस को जो है मतलब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जो है एक एक चैलेंज होती रहती है ना। तो वहां पे जब हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे होता यह है कि हर एक प्रोसेस को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है एग्जीक्यूट करने की।
इन द सेंस एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट जो है वो एलोकेट कर दिया जाता है ना, एक स्पेसिफिक टाइम स्लाइस जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा। ओके, और फिर उस पर्टिकुलर टाइम स्लाइस में जो है अराइवल टाइम के मुताबिक हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और मान लीजिए कि अगर टाइम स्लाइस को जो है 5 यूनिट्स पे फिक्स कर दिया, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे प्रोसेसेस हैं, उनके खुद के अराइवल टाइम्स हैं, बर्स्ट टाइम भी है, बट आपने यहाँ पे क्या किया, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के मुताबिक आपने 5 यूनिट्स का टाइम जो है वो फिक्स कर दिया। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, P1 सबसे पहले आएगा क्योंकि अराइवल टाइम 0 है उसका, है ना, तो बर्स्ट टाइम में से 21 यूनिट्स है ना, 21 यूनिट्स में से 5 यूनिट्स तक चलेगा ये। ओके, और बाकी के जो बाकी सारे यूनिट्स होंगे, है ना, तो उसके बाद 5th यूनिट पे क्या होगा, P2 को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ओके, P2 अगर 3 यूनिट्स है तो उसका पूरा एग्जीक्यूशन खत्म, और 3 यूनिट्स के बाद फिर से अगला प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। ओके, 3rd यूनिट मतलब 8th पॉइंट से लेके 13th तक उसका एग्जीक्यूशन चलेगा, फिर P4 P5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। अगर मान लीजिए ऐसे एग्जीक्यूट करते टाइम पे किसी प्रोसेस के नंबर ऑफ बर्स्ट टाइम जो है अगर वो बच गया तो फिर से आके क्यू में खड़ा हो जाएगा, राइट। ओके, तो इसको एक और बार समझ लेते हैं अच्छे से। ओके, मान लीजिए आपने टाइम स्लाइस फिक्स किया 5 यूनिट्स का। ओके, तो प्रोसेस 1 जो है शुरू करेगा एग्जीक्यूशन, उसके पहले 5 यूनिट्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, राइट, उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, और फिर वहां पे उसका एग्जीक्यूशन रोक के P2 को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, और फिर P2 जो है अपने नंबर ऑफ यूनिट्स पे चलेगा, अगर उसका एग्जीक्यूशन खत्म तो गुड एनफ, अगर नहीं तो वापस आके क्यू में लास्ट में खड़े हो जाएगा, राइट। उसके बाद P3 एग्जीक्यूट होगा, अगर उसका प्रोसेस भी बच गया तो फिर से आके P2 के बीच में P2 के बाद में आ जाएगा, फिर उसके बाद P4, फिर से P1 P2 P3 P4, ऐसे राउंड रॉबिन मेथड में जब तक हर एक पर्टिकुलर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता तब तक ऐसे चलता ही जाएगा। ओके, राइट। सो ये जो है अभी हमने जो डिस्कस किया है ये वन ऑफ द पैटर्न्स है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का। ऐसे ही ढेर सारे पैटर्न्स होते हैं, बस हमें अपनी कंटेक्स्ट के मुताबिक, हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इनको चुनना होता है, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो अगर एक बॉटम लाइन की तरह समझने की कोशिश करें जब भी आप प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में बात कर रहे हैं या CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपको कुछ चीजें फंडामेंटली याद रखनी होंगी। ओके, एक तो ये है कि प्रोसेस मतलब CPU को कौन सा प्रोसेस चूज करना है, किसको कितना टाइम एलोकेट करना है, ये डिफाइन करने वाले होते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ओके, ढेर सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, अपनी अपनी प्रोस होती हैं, अपनी अपनी कॉन्स होती हैं, अपना अपना काम करने का तरीका होता है। हमें ये देखना होता है, कुछ मेजरमेंट्स करनी होती हैं कि एवरेज वेट टाइम कितना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना है, इन सारी चीजों के मुताबिक हमें डिफाइन करना होता है कि कौन सा एल्गोरिथम हम यूज करने वाले हैं करके, राइट। ओके, सो ये था बेसिकली प्रोसेस एल्गोरिथम्स के बारे में, है ना, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में हमने समझ लिया। ओके, तो जब भी आप CPU के बारे में बात करते हैं या फिर एक टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो वहां पे क्या होगा, ढेर सारे एप्लीकेशंस, ढेर सारे प्रोसेसेस, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ एप्लीकेशंस को एक दूसरे के बीच में भी बात करने की जरूरत पड़ती है ना, तो वहां पे आता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन वाला कॉन्सेप्ट। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ओके, तो यहाँ ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अलग अलग प्रोसेसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में अलाउ करता है, उनकी मदद भी करता है। ओके, तो ऐसे कम्युनिकेशन के लिए जो है दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया जाएगा, एक होता है शेयर्ड मेमोरी, दूसरा होता है मैसेज पासिंग। ओके, इसको हम ब्रीफली समझेंगे, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है हमें। ओके, राइट। सो बस इतना मान लीजिए कि अगर 2-4 प्रोसेसेस हैं, ओके, तो उनमें से अगर मान लीजिए 2 प्रोसेसेस को एक दूसरे के बीच में बातें करनी है या फिर कम्युनिकेट करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। ओके, ये भी प्रोसेस मैनेजमेंट के अंडर ही आता है। ओके, और फिर वहां पे 2 तरीके होते हैं फंडामेंटली, एक होता है शेयर्ड मेमोरी, दूसरा होता है मैसेज पासिंग। ओके, सो शेयर्ड मेमोरी में इतना मान लीजिए कि सारे के सारे प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं उनका कॉमन मेमोरी ब्लॉक होता है। ओके, और फिर वहीं पे जाके लिखेंगे, वहीं पे सभी सारे पढ़ेंगे, राइट। मान लीजिए प्रोसेस ए को प्रोसेस बी को कुछ कम्युनिकेट करना है। ओके, क्या करेगा, सीधा प्रोसेस ए आएगा, शेयर्ड मेमोरी के अंदर लिख के देखो भी ये सारी चीजें आपको करनी है करके इंफॉर्मेशन पास करके चले जाएगा। प्रोसेस बी आके उसी शेयर्ड मेमोरी में देखेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बस ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक शेयर्ड रीजन के अंदर, एक शेयर्ड मेमोरी रीजन के अंदर इंफॉर्मेशन को जो है एक्सचेंज किया जा रहा है। ओके, सो इसी शेयर्ड मेमोरी के द्वारा प्रोसेस ए होगी, प्रोसेस बी होगा, जितने सारे प्रोसेसेस हैं इसी शेयर्ड मेमोरी को यूज करेंगे, राइट। ये एक तरीका है प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन एनेबल करने का, राइट। वेयरएज एक और तरीका क्या होगा, मैसेज पासिंग। ओके, जो बेसिकली इतना मान लीजिए, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं, राइट। जब भी आप कोरियर करते हैं या फिर कोई पैकेज डिलीवर करने की कोशिश करते हैं या फिर किसी को पोस्ट भेजने की कोशिश करते हैं तो कैसे भेजेंगे, आप
किसी पर्टिकुलर मैसेज प्रोसेसिंग सिस्टम के द्वारा किसी और को कोई मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, चाहे आप पोस्ट यूज करें, कोरियर यूज करें, आप किसी थर्ड पार्टी के द्वारा अपना मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, यही कॉन्सेप्ट है मैसेज पासिंग का भी। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस ए जो है सीधा जाएगा, अगर उसको कोई ना कोई पर्टिकुलर मैसेज भेजना है तो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर मैसेज प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो भी मैसेज भेजना है वो लिख देगा, प्रोसेस बी को वो मैसेज पासिंग सिस्टम जो है, मैसेज ट्रांसफर सिस्टम जो है वो कम्युनिकेट करेगा प्रोसेस बी को, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो ये बेसिकली बताता है, ए मैसेज प्रोसेसिंग सिस्टम को ये बताएगा कि बी को फलाना वाला मैसेज भेजना है करके, एंड वाइस वर्सा। ओके, तो ऐसे प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन होती है, राइट। तो ये हमने समझ लिया। ओके, तो अगर हम समराइज करें कि आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रोसेस के बारे में समझने की कोशिश की, राइट। प्रोसेस की मेमोरी होती है ये समझा, प्रोसेस को कैसे मैनेज करते हैं ये समझा, है ना। अगर एक सीपीयू किसी दो प्रोसेसेस के बीच में स्विच करना चाहता है उसको कहते हैं हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ये हमने समझ लिया। और फिर हर बार अगर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो उसका स्टेट क्या है ये समझना होगा हमें, है ना, किस पोजीशन पे है, प्रोसेस रेडी है, प्रोसेस वेट कर रहा है, प्रोसेस रन कर रहा है, प्रोसेस का टर्मिनेशन हो गया, ये सारी चीजें समझी हमने, है ना, प्रोसेस के स्टेट्स क्या होते हैं। और फिर ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोसेस जो है वो जाके स्टोर किया जाएगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बीच में, राइट। और फिर वहां पे यूनिकली किसी ना किसी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये भी हमने समझ लिया, है ना। और फिर जब भी बात आती है प्रोसेसिंग की, है ना, मतलब सीपीयू को यूज करने की, तो कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन सा बाद में एग्जीक्यूट करना है, ये डिफाइन करने वाला कॉन्सेप्ट है सीपीयू शेड्यूलिंग। उसके लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स होती हैं, हमने उसकी टर्मिनोलॉजी समझी, और एल्गोरिथम्स कैसे कैसे होते हैं एक छोटा सा ग्लिम्स देखा हमने, है ना, राइट। और फिर उसी दौरान हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर दो प्रोसेसेस हैं जो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वहां पे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन नाम का कॉन्सेप्ट जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। और फिर वहां पे दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होती हैं, एक है शेयर्ड मेमोरी जहां पे कॉमनली अवेलेबल मेमोरी जो होगी वहां पे इंफॉर्मेशन को पास किया जाएगा, दूसरी है मेमोरी मैसेज पासिंग, ओके, जहां पे स्पेसिफिकली एक मैसेज ट्रांसफर सिस्टम होता है जहां पे कम्युनिकेशन चलती रहेगी, राइट। ए आके मैसेज ट्रांसफर सिस्टम में बताएगा, वो जाके बी को बताएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। ये सारी चीजें हमने समझ ली, ओके, राइट। सो अगले सेशन में जो है हम बात करेंगे थ्रेड्स एंड कॉन्करेंसी के बारे में, ओके, वो कॉन्सेप्ट्स क्या है हम समझेंगे वहां पे, ओके, राइट। सो यहाँ पे जो है आज का सेशन खत्म होता है। ऑन बिहाफ ऑफ नेक्स्ट फेव एंड IB हब्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।